तो स्वागत है आपका एक बार फिर नाइट ज़ोन में। और आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। कि जो हमारी टीचिंग है उसे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, किस तरह से वो अफेक्ट होती है, वो क्या क्या कारण है जिनसे वो अफेक्ट होती है, और किस तरीके से हम उन्हें बेहतर कर सकते हैं अपने टीचिंग को इन्हीं फैक्टर्स का यूज करके। चलिए देखते हैं आज की क्लास के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है। हम पढ़ेंगे इसमें अंडरस्टैंड द की फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस टीचिंग आउटकम्स। हमारे टीचिंग आउटकम्स को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। आइडेंटिफाई टीचर लर्नर एनवायरमेंटल एंड इंस्ट्रक्शनल फैक्टर्स। इन सारे इंस्ट्रक्शनल फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना, एक सेकेंड, लर्नर लर्न हाउ आईसीटी एंड मीडिया इम्पैक्ट टीचिंग टुडे। इसके बारे में जानेंगे कि आईसीटी क्या है एंड मीडिया का इम्पैक्ट क्या पड़ता है टीचिंग में आज के जमाने में। आगे डिस्कस स्ट्रेटजी टू ओवरकम टीचिंग रिलेटेड स्ट्रेटजीज को, कैसे हमें ओवरकम करना है जो टीचिंग रिलेटेड है। ठीक है, ये है आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और जिनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये एक क्लास है, ठीक है। अब इस क्लास में आप देख रहे हैं कि बच्चे क्या है, एक्टिव। टीचर्स भी बड़े अच्छे से खुश होके पढ़ा रहे, बच्चे भी एक्टिव है। अगर क्लास में आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट हाथ खड़ा कर रहा है और आंसर देने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, इट मीन्स आपके टीचिंग आउटकम्स बहुत अच्छे आने वाले। आपके जो फैक्टर्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आपकी टीचिंग टेक्निक्स को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक फोटो के जरिए हम देख सकते हैं कि एक आइडल या फिर एक अच्छी फैक्टर्स होंगे एक टीचिंग क्लास में, क्या होंगे कि बच्चा एक्साइट एक्साइटेड है आंसर देने के लिए, टीचर एग्जॉस्ट नहीं है, खुशी खुशी बच्चों से पूछ रहे हैं। ठीक है, और दूसरे बच्चे जिन्हें आंसर नहीं आता वो भी उस आंसर को जानने के लिए एक्साइटेड है, देख रहे हैं उस बच्चे की तरफ। ठीक है, और क्यों, ये क्या दिखाता है, एक्साइटमेंट दिखाता है। क्लास को अटेंड करने की, क्लास में पार्टिसिपेट करने की एक्साइटमेंट को शो करती है पिक्चर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट अफेक्ट्स टीचिंग। टीचिंग को अफेक्ट क्या करता है। ठीक है, इससे पहले एक बार पीछे चलेंगे हम। हाँ जी, व्हाट अफेक्ट्स टीचिंग। टीचिंग को क्या चीजें अफेक्ट करती है। पहला है, टीचिंग इज नॉट जस्ट कंटेंट डिलीवरी। टीचिंग इज नॉट जस्ट अ कंटेंट डिलीवरी, इससे आप क्या समझते हैं कि जो टीचिंग है वो सिर्फ कंटेंट को डिलीवर करना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैथ का टीचर सिर्फ जाके फॉर्मूलाज को बता दे, क्लास में से फॉर्मूले बता दे, ठीक है, और उस फॉर्मूलाज को सॉल्व करके ना दिखाए एज अ न्यूमेरिक इक्वेशन के तौर पर, तो क्या बच्चे वो फॉर्मूले को समझ पाएंगे। बहुत से समझ भी जाएंगे जिनका आईक्यू लेवल हाई है, बट सब नहीं समझ पाएंगे। समझ रहे हो, कोई सा भी टीचिंग फॉर्मूला हो गया, कोई सी भी ऐसी चीज होगी जो बच्चों को समझाना जरूरी है, लेकिन वहां पे सिर्फ उस कंटेंट को डिलीवर कर दिया जाए कि ये देखो, जैसे अभी मैं आपको ये सब कुछ समझाए बिना सिर्फ आपके सामने खड़ा होकर बोल दूं कि व्हाट अफेक्ट्स टीचिंग और ये 3 लाइनें पढ़ दूं, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, वो टीचिंग मेथड इतना इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहां कहा गया है टीचिंग इज नॉट जस्ट कंटेंट डिलीवरी। कंटेंट को डिलीवर करना इज नॉट टीचिंग। कंटेंट को समझाना और उस कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग बच्चों में पैदा करना, अपने स्टूडेंट में पैदा करना इज टीचिंग। नेक्स्ट चलते हैं। इट इज शेप बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इट इज शेप बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं। इंटरनल फैक्टर वो हो गए जब बच्चा अंदर से
एक्साइटेड है किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए, मोटिवेटेड है, जो मैंने पिछली क्लास में बताया। ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होगा कि क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, टीचर का बिहेवियर कैसा है, टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, वो हो गए हमारे एक्सटर्नल। ठीक है। ये दोनों मिलके एक माहौल बनाते हैं, ये फैक्टर्स बनाते हैं जिससे एक बच्चा जो है कॉन्फिडेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता। ये प्लस में भी जा सकते हैं और माइनस में भी जा सकते हैं। ठीक है। दिस फैक्टर्स कैन आइदर सपोर्ट, जो मैंने कहा प्लस में जा सकते हैं, या कि इस बच्चे को सपोर्ट भी कर सकते हैं, और डिसरप्ट द टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग को डिसरप्ट भी कर सकते हैं। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट, एक टीचर है। ठीक है। एक टीचर है जो अपने बच्चों को क्लास में पार्टिसिपेट करवाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आइडिया का यूज करता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें उन्हें बताता है, समझाता है। और कोई बच्चा अगर क्लास में पार्टिसिपेट किसी वजह से नहीं कर पा रहा, तो अपने स्टूडेंट को वो डिफरेंट तरीके से उसे मनाता है, उसे मोटिवेट करता है, उसे कॉन्फिडेंस देता है, ताकि वो क्लास में पार्टिसिपेट कर पाए। जैसे बहुत से हमारे टीचर कहते हैं कि आप मुझसे 100 बार क्वेश्चन पूछोगे, मैं 100 बार बताऊंगा, लेकिन पूछो। बहुत से नहीं, इक्का दुक्का ऐसा टीचर होगा जो बोलेगा कि है ना, मैंने ये बता दिया, अब आगे से नहीं बताऊंगा, से एक बार में समझ लो। तो वो चीज क्या कहती है, वो एक डर पैदा करती है, यार दोबारा पूछ लिया ना तो फिर ये गुस्सा करेंगे सर। तो वो डिमोटिवेट करती है स्टूडेंट को। ठीक है। ठीक है। तो ये डिस्टर्ब करती है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में, कि यार मैंने दोबारा पूछा सही से तो सही गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर बच्चा थोड़ा स्लो है, आपका स्टूडेंट थोड़ा स्लो है, और उसके बाद टीचर उसके पास जाके बार बार उसे बोला तुम स्लो क्यों हो, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है। तो वो उसकी गलती नहीं है, लेकिन टीचर कहेगा तुम स्लो क्यों हो, तब बच्चे आगे निकल कर तुम क्यों कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, उसे सपोर्ट नहीं कर रहा, वो मोटिवेट नहीं होगा स्टूडेंट। अब चार्ट के थ्रू देखते हैं कि क्या है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लर्निंग डिसिप्लिन। कौन कौन से फैक्टर है जो लर्निंग डिसिप्लिन को मोटिवेट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, पहला है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट क्या हो गया? इंगेजमेंट पहले लिख लेते हैं। इंगेजमेंट, इंगेजमेंट क्या हो गया? जब टीचर की और स्टूडेंट की, दोनों की क्लास में इंगेजमेंट हो, दोनों इंगेज हो, पार्टिसिपेट करे क्लास, कि बच्चा सिर्फ सुन नहीं रहा, सिर्फ देख नहीं रहा, वो पार्टिसिपेट भी कर रहा है। और जो टीचर है वो सिर्फ कंटेंट डिलीवर नहीं कर रहा, बच्चे को समझा भी, अंडरस्टैंडिंग बना रहा डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट के लेवल पे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि क्रिटिकली सोचना, कि फॉर एन एग्जांपल कि मैंने एज अ मैथ टीचर एक फॉर्मूला लिखा, और उस फॉर्मूले को समझाने के लिए एक दो क्वेश्चन बोर्ड पे करा दिए उस फॉर्मूले को समझाने के लिए, और दूसरी तरफ मैंने फॉर्मूला लिखा और दो क्वेश्चन दे दिए कि बच्चों को इस फॉर्मूले के थ्रू इसका आंसर निकालना है। तो बच्चों ने क्या किया? क्रिटिकल थिंकिंग की कि यार ये निकलेगा कैसे, मैंने नहीं करवाया, लेकिन मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ कि आप करो। दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन, टीचर और स्टूडेंट का कोलैबोरेशन, कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, या सर, तो वो टीचर स्टूडेंट के साथ मिलके उस क्वेश्चन का आंसर निकाले। पहले क्या किया? इंगेजमेंट, फिर क्रिटिकल थिंकिंग, फिर उनका कोलैबोरेशन, कि सर मुझे समझ में आया, तो क्या क्यों समझ में नहीं आया, क्या टीचर जानना चाहेगा कि आपको कहाँ गलती है, कौन से स्टेप पे आप गलती कर रहे हो, या कौन सा स्टेप आप लूज कर रहे हो जिससे आपका आंसर नहीं आ रहा।
तो टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलके जहाँ पे इंगेज होके कोलैबोरेशन करते हैं उस लर्निंग आउटकम तक पहुंचने के लिए, दैट इज कोलैबोरेशन। नेक्स्ट आते हैं फीडबैक। फीडबैक क्या हो गया? फीडबैक का मतलब ये हो गया जब लर्निंग आउटकम पूरा हो गया तो स्टूडेंट से फीडबैक लिया गया कि आपको ये समझ में आया। अब बच्चा या तो बोलेगा हाँ सर मुझे समझ में आ गया, या बच्चा बोलेगा नहीं सर मुझे समझ में नहीं आया। अगर आ गया तब भी ठीक है, नहीं आया तब भी ठीक है, मैं दोबारा बता दूंगा। टीचर का एक पर्सनैलिटी ऐसी होती है, आप 100 बार पूछो मैं 100 बार बताऊँ। तो दैट इज फीडबैक, कि बच्चे के साइड से क्या फीडबैक आया और टीचर की साइड से क्या फीडबैक आया, दोनों आएंगे। क्योंकि टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ टीचर नहीं है, दोनों है। तो दोनों का फीडबैक कि टीचर का पढ़ाया हुआ क्या बच्चे को समझ में आया, और बच्चे का जो क्वेरी थी, बच्चे का जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी कॉन्सेप्ट को लेके, क्या वो एक टीचर ने क्लियर की। तो दोनों तरफ से फीडबैक हुआ। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। ठीक है। अब बच्चा बाहर जाएगा अपनी क्लास से, और रियल वर्ल्ड में जो उसने ज्ञान की प्राप्ति क्लासरूम में की, जो नॉलेज उसने क्लासरूम में बैठकर एक्वायर की, वो रियल वर्ल्ड में जाके उसे लगाएगा, रियल वर्ल्ड में उसको अप्लाई करेगा। दैट इज रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कोई साइंस का टॉपिक होता है, तो बहुत से टीचर होते हैं अब से वो बनवाते हैं कि घर पे जाके इसका वो बनाना और चार्ट बनाना, या फिर ये सब जैसे बहुत ही था कि है ना आपके घर में ना दालें कौन कौन सी बनती है, तो वो दालें चिपकाने के लिए देते थे उनके ना, दाल के नाम लिखना, वो दाल चिपका के लाना कि ये कौन सी दाल है, वो कौन सी दाल है। ठीक है। या फिर मैथ का कोई है कि भाई इसे बताना अपने घर में जाके, वो कैलकुलेट करना, छोटे बच्चों के लिए होता है कि आपके घर में या घर के आसपास कितने पेड़ है, वो कैलकुलेट करना। तो रियल वर्ल्ड में जब बच्चा उस चीज को अप्लाई करता है, देन वो क्या करता है, उस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाता है। तो दिस इज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव लर्निंग ऑफ वेरियस डिसिप्लिन, जिसमें ये सारी चीजें आती है। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन। ठीक है। अब जब बच्चा दोबारा क्लासरूम में जाए रियल वर्ल्ड में उस चीज को अप्लाई करने के बाद, तो दो चीजें होंगी, या तो रियल वर्ल्ड में वो चीज अप्लाई अच्छी तरीके से हो जाएगी या नहीं होगी। अगर रियल वर्ल्ड में वो चीज अच्छी तरीके से अप्लाई हो गई, तो बच्चा टीचर को आगे बताएगा, फीडबैक देगा कि सर मैंने ऐसे ऐसे किया और वो सही हुआ, या तो बोलेगा नहीं हुआ। तो टीचर अगर यहाँ बच्चे पे गुस्सा करेगा, उसे डीमोटिवेट करेगा कि यार तुम्हें इतना छोटा सा काम बोला, तुमसे ये भी नहीं हुआ, तुम क्या करोगे। नहीं, बच्चे का स्टूडेंट को मोटिवेट करना है टीचर का काम, कि कोई बात नहीं आप नेक्स्ट टाइम कर लेना। तो ये पूरी जो साइकिल है, एंगेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, फीडबैक, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, मोटिवेशन, ये फैक्टर्स मेन फैक्टर्स है एक इफेक्टिव टीचिंग को बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, टीचर रिलेटेड फैक्टर। मैंने क्या कहा था, हर क्लास में कहता हूँ कि टीचिंग और लर्निंग सिर्फ स्टूडेंट प्रोसेस नहीं है, और ना ही टीचर प्रोसेस है। ये दोनों के मेल से बनने वाला आउटकम, दोनों के साथ, दोनों के कोलैबोरेशन से बनने वाला आउटकम है टीचर लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट आते हैं। अब हमने तो ये देख लिया कि क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग, उसमें एक इफेक्टिव लर्निंग के लिए क्या क्या फैक्टर्स होंगे। अब देखते हैं टीचर रिलेटेड फैक्टर्स क्या है। सब्जेक्ट नॉलेज एंड डेप्थ ऑफ कंटेंट अंडरस्टैंडिंग। सब्जेक्ट की नॉलेज और उसकी डेप्थ ऑफ कंटेंट अंडरस्टैंडिंग, ये होना चाहिए। एक अच्छे टीचर को सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कंटेंट की। ठीक है। सेकंड आता है कम्युनिकेशन स्किल एंड क्लैरिटी इन एक्सप्लेनेशन। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई टीचर्स या फिर इंसान हम जैसे लोग ऐसे होते हैं जो
नॉलेजेबल तो बहुत होते हैं, नॉलेज बहुत होती है, लेकिन उस नॉलेज को डिलीवर नहीं कर पाते, उस नॉलेज को ना ट्रांसफर नहीं कर पाते अपने स्टूडेंट्स में, ठीक है? तो वो बहुत होना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने कोटा फैक्ट्री एक सीरीज़ आती है उसमें देखा होगा कि केमिस्ट्री के लिए वो 3 अपने है ना टीचर्स को चेंज करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि एक टीचर आता सिर्फ़ लिखवाता है, नोट्स लिख लो, नोट्स लिख लो। ठीक है? तो वो कहते हैं कि सर सिर्फ़ है ना नोट्स लिखवाते हैं और कुछ समझाते तो नहीं, सिर्फ़ नोट्स लिखवाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जिस सर की तुम कंप्लेंट करने आए हो ना टीचर की, कोटा फैक्ट्री देखना, वो बुक लिख चुकी है। जब आईआईटी में आप जाओगे तो वहाँ पे उनके नाम की बुक पढ़ोगे। तो कहता है वो तो बात सब सही है आपकी, लेकिन वो सिर्फ़ लिखवाते हैं, समझाते नहीं हैं। तो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल कि उन टीचर्स को नॉलेज तो दुनिया भर की है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट कम्युनिकेशन स्किल नहीं है उनके पास कि कैसे अपने कंटेंट को, अपनी नॉलेज को अपने स्टूडेंट तक हमें डिलीवर करना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्लैरिटी एक्सप्लेनेशन कि पहले ही स्लाइड में बताया गया था कि टीचिंग सिर्फ़ कंटेंट को डिलीवर करना नहीं है, ठीक है? उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाना। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एंथुसियाज़्म, पेशेंस एंड एटीट्यूड। अब ये क्या है? एक टीचर में क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स होने चाहिए? उसकी पर्सनैलिटी में ऐसे क्या ट्रेट्स होने चाहिए? देखते हैं, जैसे एंथुसियाज़्म होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए। पेशेंस क्यों होनी चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मैंने बताया कि एक बच्चे को समझ में नहीं आया, वो स्लो लर्नर है, उसे समझ में नहीं आया कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत ही स्लो लर्नर है क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट होते हैं। कुछ बहुत जल्दी सीख जाते हैं जिनका आईक्यू अच्छा होता है, कुछ नहीं सीख पाते, बहुत जल्दी स्लो लर्नर्स होते हैं। तो अगर एक स्लो लर्नर बार-बार आके सर से पूछ जाए कि टीचर से पूछ जाए कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मुझे तो कुछ टीचर्स मैंने जो बताया था कि गुस्सा ना हो जाए। स्टूडेंट के मन में ये आ जाता है कि सर गुस्सा ना हो जाए। तो कुछ टीचर गुस्सा हो जाते हैं, अपना पेशेंस खो देते हैं कि यार मैंने तुम्हें इतनी बार बता दिया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। बेवकूफ हो, बिल्कुल ही तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है। तो क्या वो कर रहे हो आप, डीमोटिवेट कर रहे हो अपने स्टूडेंट। तो एक अच्छे टीचर में एक अच्छा टीचिंग लर्निंग आउटकम के लिए टीचर को जो है पेशेंस बहुत रखनी चाहिए। पेशेंस का काम है। जो छोटे बच्चे होते हैं, पीआरटी टीचर होते हैं, जो 12वीं क्लास को बजा उनमें उनमें बहुत पेशेंस होनी ज़रूरी है। क्योंकि छोटा बच्चा बात मानेगा नहीं। आप उसे बार-बार मना करोगे, बात मत करो, वो बात करेगा। आप उसे बार-बार बोलोगे कि ये काम कर लो, वो नहीं करेगा। तो टीचर में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है उसकी पर्सनैलिटी के अंदर। एक एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे इगोइस्टिक वाला एटीट्यूड नहीं, जो आप रील्स वगैरह में देखते हो वो वाला एटीट्यूड नहीं। एटीट्यूड टुवर्ड्स द लर्निंग, एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट। एक अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, मुझे एक टीचिंग लर्निंग आउटकम पे पहुंचना है, चाहे मेरे स्टूडेंट कैसे भी हो, स्लो लर्नर हो, एक्टिव लर्नर ना हो, लेकिन मुझे इन्हें पढ़ाना है। तो वो एटीट्यूड टीचर के अंदर होना चाहिए कि मुझे तो पढ़ाना है, कि चाहे कैसे भी पढ़ाऊँ। 100 बार पूछेगा मेरा स्टूडेंट, मैं 100 बार बताऊँगा। मैं अपने स्टूडेंट की हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो दैट इज़ कॉल्ड एटीट्यूड। नेक्स्ट आते हैं टीचिंग स्टाइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए? इंटरैक्टिव। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, इंटरैक्टिव होना चाहिए। अब कोई टीचर आके सिर्फ आया, बुक उठाई, नोट्स लिखे और चला गया। कोई इंटरेक्शन ही नहीं किया स्टूडेंट के साथ। तो वो एक इफेक्टिव लर्निंग है, वो एक इफेक्टिव टीचिंग नहीं है। इंटरेक्शन होना चाहिए क्योंकि लर्निंग आउटकम में दोनों चीज़ें हैं, टीचर भी है और स्टूडेंट भी है। दोनों के इंटरेक्शन से हम टीचिंग लर्निंग आउटकम तक पहुँचे, ठीक है? तो इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के साथ। बच्चों को अपने क्लासरूम में एंगेजमेंट उनकी होनी चाहिए, एंगेज करना ज़रूरी है, उनका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है क्लास में। नेक्स्ट आते हैं रिजिड। अब रिजिड का मतलब बहुत से लोग हिंदी में अगर देखेंगे तो उसका मतलब होता है अड़ जाना, ढीठपन, रिजिड हो जाना, किसी एक चीज को लेके उस पे अड़ जाना, उसे कहते हैं रिजिड। तो यहाँ पे आप रिजिड का मतलब वो ना ले लीजिए। रिजिड का मतलब यहाँ पे है
कि अपना जो टीचिंग स्टाइल है वो कैसा रिजिड होना चाहिए, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे में, कि अगर मेरा एक भी स्टूडेंट उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा तो मैं आगे ना बढ़ूं। समझ रहे हो? कि जैसे कई टीचर्स होते हैं क्लासरूम में, आपने देखा होगा कि जो उसके फ्रंट बेंचर्स होते हैं ना वो फेवरेट होते हैं। फ्रंट बेंचर्स ने समझ लिया मतलब पूरी क्लास ने समझ लिया, और वो क्लास में आगे बढ़ जाता है। ठीक है, टीचर को रिजिड होना चाहिए कि मेरे क्लास का जब तक एक एक बच्चा लर्निंग आउटकम तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक मैं क्लास में आगे नहीं बढ़ूंगा। दैट इज कॉल्ड रिजिडनेस। ये वाले रिजिड होने चाहिए, हीट वाला नहीं होना चाहिए, ये इन पॉजिटिव मैन। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रिएटिव। क्रिएटिव होना चाहिए टीचिंग स्टाइल, कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बच्चों को सिखाया जाए, लाइव एग्जांपल देके सिखाया जाए। आपने देखा होगा उसमें कोटा फैक्ट्री में देखा होगा, जो जीतू भैया होते हैं वो साइकिल लेके का पहिया लेके आ जाते हैं फिर पढ़ाने के लिए। बहुत सी क्रिएटिव तरीके से पढ़ाया जाता। बाहर जाके देखो जापान में बायोलॉजी की जो टीचर है वो पूरा जो कंकाल वाला जो स्केलेटन वाला है ना वो पहन के आए थे कि ह्यूमन बॉर्न के बारे में बताना कि कहाँ पे है। क्रिएटिव टीचिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, ये यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट है टेक कंफर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ स्मार्ट बोर्ड्स एंड पीपीटीज एंड ऐप। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि मैं भी अभी आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, मैं भी आपकी लाइव क्लास में। तो ये क्या है? टेक कंफर्ट है। जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ मिल के बच्चों को पढ़ाना, उसके साथ टीचिंग लर्निंग आउटकम तक पहुंचना। ठीक है, सिर्फ पुरानी किताबों वाले ही तरीके से, क्योंकि सबसे पहले क्या होता था, किताबें भी नहीं होती थी, लेक्चर बेस्ड टीचिंग होती थी, कि एक टीचर खड़ा है लेक्चर दे रहा है और बच्चे सुन रहे हैं बस। उसके बाद किताबें आई, अब डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ गई। तो अब जितनी भी जो टेक है वो जैसे जैसे आई है उसका यूज करके बच्चों को पढ़ाना, तो एक कंफर्टेबल भी होता है और इफेक्टिव भी होता है। आजकल आप देख रहे हो रील्स आ गई है, रील्स पे छोटी छोटी रील्स पे बहुत ही 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक के उसमें है ना टाइम स्पैन में बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाती है किसी चीज को लेके, पूरा एनिमेशन के थ्रू दिखाते हैं। तो उसमें है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का सही यूज किया जाए तो तो नहीं तो फिर आप उसका गलत यूज भी कर सकते। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है अनॉलेजेबल टीचर कांट एक्सप्लेन वेल कॉज कंफ्यूजन अमंग लर्नर। जो मैंने एग्जांपल है, एक नॉलेजेबल टीचर वो कांट एक्सप्लेन कॉज कंफ्यूजन अमंग टीच लर्नर्स। एक नॉलेजेबल टीचर है, उसके पास नॉलेज बहुत अच्छी है, कि वो इतनी नॉलेज है कि वो किताब तक लिख सकता है उसके ऊपर, लेकिन कांट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा, वो समझा ही नहीं पा रहा, वो एक क्यूरियोसिटी अपने स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप ही नहीं कर पा रहा, तो वो क्या कर देगा? कंफ्यूजन अमंग लर्नर्स, अपने लर्नर्स में कंफ्यूजन पैदा कर देगा अगर वो एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पा रहा, समझा ही नहीं पा रहा अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये था टीचिंग रिलेटेड फैक्टर्स। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखो, इसका एग्जांपल देख लो, ये टीचर है, अब ये क्या कर रही है? पिछली स्लाइड में हमारा ये है क्रिएटिव, जो हमने ये वाला पार्ट पढ़ा था, यूज ऑफ स्मार्ट बोर्ड्स पीपीटी एंड ऐप, इंटरैक्टिव एंड क्रिएटिव। ये क्या है? ये है क्रिएटिव टीचिंग। इसमें क्या कर रहे हैं? टीचर है, क्या कर रही है? अपना बच्चों को खुद स्मार्ट बोर्ड पे ये वॉल्केनो इरप्शन सिखा रही है, ज्योग्राफी का वॉल्केनो इरप्शन सिखा रही है कि वॉल्केनो कहाँ से, वॉल्केनो के अंदर कहाँ से क्या फॉर्म होता है, ऐश फाउंड होती है, उसे पूछ रही है, और बच्चे यहाँ पे वो भी बैठे हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव टीचिंग, कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट के साथ अपने स्टूडेंट को समझाना। ठीक है, नेक्स्ट आता है लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स। लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स क्या है? अभी हमने टीचिंग रिलेटेड फैक्टर्स समझे, अब समझते हैं कि लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स क्या है। अब लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स क्या है? इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। जो हमारे लर्नर्स है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका
सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट जगाना और उन्हें क्या करना, मोटिवेशन देना। जैसे मैथ्स का सब्जेक्ट जो पढ़ने से पहले ही लोग समझ जाते हैं कि यार एक वो बना लेते हैं अपने दिमाग में कि मुश्किल सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट, और डर बना लेते हैं, डिमोटिवेट खुद ही को कर लेते हैं। तो एक टीचर का क्या वो होना चाहिए कि अपने सब्जेक्ट का बच्चों में इंटरेस्ट बनाना और मोटिवेशन देना। ठीक है। नेक्स्ट है प्रायर नॉलेज एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। ये फैक्टर कहते हैं अफेक्ट टीचिंग को। प्रायर नॉलेज, अगर स्टूडेंट की पिछली नॉलेज, फॉर एग्जांपल अगर उसका मैथ को ही ले लेते हैं, अगर उसका मैथ का बेस क्लियर नहीं है तो वो क्या आगे जाके न्यूमेरिकल्स कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर उसे डिवाइड नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, तो वो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएगा। तो ये भी इफेक्ट करती है किसको, लर्नर को, कि वो अफेक्ट कहते हैं प्रायर नॉलेज को कि उसकी प्रायर नॉलेज क्या, अगर उसका बेस क्लियर नहीं है, अगर सिक्स क्लास का उसका क्लियर नहीं हो, 10th क्लास में नुमाई कैसे करेगा? इमोशनल स्टेट, कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, फियर, कि वो कॉन्फिडेंट है या अंडर कॉन्फिडेंट है, उसे एंजाइटी तो नहीं है, फियर तो नहीं है, फियर ऑफ सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स का फियर होता है सबसे बड़ा, तो वो तो नहीं है, ये भी अफेक्ट करती है टीचिंग लर्निंग को। लर्निंग स्टाइल एंड स्पीड, वीए के डिफरेंस, मैंने पिछली क्लास में वीए के पढ़ा था, शायद हमारे आगे डायग्राम में मिल जाए इसका, नहीं। वीए के, वीए के क्या है, वर्चुअल ऑडियो एंड काइनेस्थेटिक डिफरेंस। वीए के विजुअल ऑडियो एंड काइनेस्थेटिक। जो ये वीए के है, वीए के डिफरेंस, लर्निंग स्टाइल में वीए के डिफरेंस, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल होते हैं। किसी को विजुअली देख के पढ़ना पसंद है, जैसे अब स्मार्टफोन आ गया, या बुक्स में पहले ना ड्राइंग्स आती थी, छोटे छोटे है ना ड्राइंग्स आती थी इसको समझाने के, इलिस्ट्रेटेड इलिस्ट्रेशन कहते थे उसे। ठीक है। किसी को सुन के, कि जैसे अभी मैंने बताया कि पहले क्या होता था, लेक्चर बेस्ड टीचिंग होती थी कि ये स्टूडेंट बैठ के सुन रहा है और टीचर लेक्चर दे रहा है, किसी को वो पसंद है, किसी को काइनेस्थेटिक पसंद है, किसी को अपने आप करके उस चीज को सीखना पसंद है। तो दिस इज द लर्निंग स्टाइल एंड स्पीड डिफरेंस, जो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। ठीक है। क्या, वीए के, विजुअल ऑडियो एंड काइनेस्थेटिक। विजुअल का मतलब किसी बच्चे को देख के पढ़ना पसंद है, किसी को सुन के, और किसी को खुद वो काम करके करना पसंद है। ठीक है। तो ये भी अफेक्ट करता है। सोशो कल्चर एंड लैंग्वेज बैकग्राउंड, अब यहाँ पे आ गया सोशो कल्चर एंड लैंग्वेज बैकग्राउंड। सोशो कल्चर एंड लैंग्वेज बैकग्राउंड ये आ गया कि जब कोई बच्चा, जैसे कोई है ना दूर दराज का बच्चा है, गांव देहात से अगर कोई बच्चा आता है और यहाँ के कल्चर में वो बैठ नहीं पाता, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, वो कॉप नहीं कर पाएगा यहाँ के एनवायरनमेंट से, यहाँ के कल्चर से, यहाँ की लैंग्वेज दूसरी है। आजकल तो वैसे लैंग्वेज का भी इशू बहुत चल रहा है कई स्टेट में। चलो चलिए आगे चलते हैं। तो उसमें ये होता है कि ये भी एक लर्नर रिलेटेड फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारी लर्निंग और टीचिंग को। ठीक है। एग्जाम्पल है, अ डिसइंटरेस्टेड स्टूडेंट विल मेंटली डिस्कनेक्टेड इवन द टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। क्या मतलब है, अ डिसइंटरेस्टेड, एक स्टूडेंट को जो इंटरेस्ट ही नहीं है, जो इंटरेस्टेड नहीं है, डिसइंटरेस्टेड है, ठीक है, मेंटली डिस्कनेक्ट इवन द टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, अगर टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है तो वो अपने आप को डिस्कनेक्टेड ही मानेगा, अपने आप को डिस्कनेक्ट ही रखेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं है, और उसका कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है इन सब में से, क्योंकि ये सब क्या है, फैक्टर्स है जो जो अफेक्ट करते हैं लर्नर को। हमने पिछले उसमें पढ़ा था जो टीचर को अफेक्ट करते हैं, यहाँ पे लर्नर को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं।
आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम लाइटिंग, वेंटिलेशन, सिटिंग, टेम्परेचर, ये तो सबसे है, ये फिजिकल में आते हैं, ये फिजिकल एस्पेक्ट में आते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट, ऐसा क्लासरूम जहाँ पे लाइट अच्छी तरह से नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, सिटिंग सही से नहीं है, टेम्परेचर सही से नहीं है, तो वहां पे बच्चा बहुत ही अनकंफर्टेबल रहेगा, और वो अफेक्ट करेगा टीचिंग लर्निंग फैक्टर्स को, वो अफेक्ट करेगा टीचिंग लर्निंग के आउटकम को, कि ऐसी जगह जहाँ पे ये सारी बेसिक चीजें नहीं है, क्लासरूम की लाइटिंग अच्छी नहीं है, वेंटिलेशन सही से नहीं है, तो डिस्कम्फर्ट की जोन में चला जाएगा एक स्टूडेंट, लर्नर किस में चला जाएगा, डिस्कम्फर्ट, और पढ़ नहीं पाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग ये बोलेंगे कि ना पहले के ज़माने में तो कुछ नहीं होता था, बेंचेस भी नहीं होते थे, टूटा-फूटा ब्लैक बोर्ड होता था, वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहा है और टीचर पढ़ा रहा है, सबके बच्चे भी आईएएस, आईपीएस बनते थे, बड़ी-बड़ी पोस्ट पे जाते थे। लेकिन तब सारी जगह पे ऐसा था, सोशो कल्चर एनवायरनमेंट ही ऐसा था कि हर जगह ऐसा था, तो बच्चे के दिमाग में ये नहीं आता था, एक लर्नर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये नहीं आता था कि यार मुझे ऐसी जगह जाना है पर जहाँ पे डेस्क हो, स्मार्ट बोर्ड का इतना नाम नहीं सुना होगा। तो वैसे ही उस ज़माने में ये सब चीज़ों का कम्फर्ट का नाम ही नहीं था, नाम था सिर्फ डिस्कम्फर्ट था। जैसे हमारे बताते हैं हमारे फादर एंड ग्रैंडफादर बताते कि हम ऐसे-ऐसे करके स्कूल जाते थे। तो उनके लिए स्कूल जाना ही सबसे बड़ी माइलस्टोन था कि हम स्कूल आ गए। और स्कूल में बेंच हो ना हो, लाइटनिंग सही हो ना हो, बोर्ड ना हो ना हो, तो उन्हें पढ़ना ही था। लेकिन आज के टाइम पे अगर ऐसी चीज़ है तो बहुत ही डिस्कम्फर्ट वाली चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ें अवेलेबल हो सकती है। पहले ज़माने में अवेलेबल हो ही नहीं सकती थी। तो बेचारे वो उसी से काम चलाया। लेकिन आज के ज़माने में अवेलेबल होने के बावजूद भी अगर उनके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो डिस्कम्फर्ट की भावना पैदा होती है। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, स्टूडेंट और टीचर का रेशियो। स्टूडेंट और टीचर का रेशियो क्या? अब जैसे गवर्नमेंट स्कूल में चले जाते हैं, तो वैसे रेशियो है 1:330 है। एक टीचर है 30 स्टूडेंट्स पे, लेकिन वहाँ पे 50 भी है, 60 भी है, बहुत सी क्लास में 60-60 तक मैंने सरकारी स्कूलों में देखा कि एक 60 बच्चों पे 1 स्टूडेंट 1 टीचर है। 60 स्टूडेंट्स पे 1 टीचर अपॉइंट कर रखा हो। तो वो भी अफ़ेक्ट करता है कि हर बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाता टीचर, तो वो भी अफ़ेक्ट करेगा कि आप हर बच्चे पे जब एक ही क्लास में 60-60 स्टूडेंट आप बैठाओगे, 50% बैठाओगे, तो कैसे आपने देखा होगा कि जो फ़िल्में होती है, हॉलीवुड मूवीज़ होती है, उसमें देखा होगा कि है ना 15 10 से 15 15 या ना 15 ही मान लीजिए, 15-16 है ना स्टूडेंट का ग्रुप होता है। वो क्लास रूम में सिर्फ 15-16 स्टूडेंट होते हैं जिनका ग्रुप होता है। अब वो उन पे एक टीचर अपॉइंट होता है। वही उन्हें लेके घूम रहा होता है पूरी क्लासेस में कि यहाँ पे चले या तो वहाँ पे इफेक्टिव होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे एक ही टीचर है 60 लोगों पे, ठीक है? तो वो अफेक्ट करता है। स्कूल पॉलिसीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। स्कूल क्वालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। अब स्कूल क्वालिटी में कहता है कि चलो सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिल रही है, लेकिन सपोर्ट अच्छा है प्रिंसिपल की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, भले ही सरकारी स्कूल में, तो वो अफेक्ट करता है। बाकी आप दूसरे में चले जाओ, जैसे आपका हो गया आजकल बहुत से पब्लिक स्कूल हो गए, प्राइवेट स्कूल हो गए, कि हर चीज़ के पैसे, एक तो पैसे बहुत ज़्यादा, फीस बहुत ज़्यादा होती है, उसपे आपकी हर चीज़ के पैसे, आपको घुमाने-फिराने के, क्लास टेस्ट के, हर चीज़ के पैसे ले लेते हैं। तो वो एक माना जाता है कि वो एक पेरेंट्स पे भी और स्टूडेंट पे भी बर्डन होता है। तो वो भी स्कूल की पॉलिसीज़ कहती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट कहता है कि किसी बच्चे की फीस लेट हो गई, तो उसको बहुत ही स्कूल से ही बाहर निकाल दिया, प्राइवेट स्कूल में बहुत होता है। क्लास में एंटर ही नहीं करने दिया, क्लासरूम में बैठने दे दिया क्लास के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अ, अपने स्कूल का एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, और मेरे गवर्नमेंट स्कूल में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इतना सपोर्टिव था कि हमारा स्कूल
उस टाइम पे पब्लिक स्कूल्स के बराबर था। प्रिंसिपल एक एक स्टूडेंट को अपने बच्चे की तरह रखती थी कि हमारे स्कूल के बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। तो डिपेंड करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कैसा है, वेदर इट इज़ अ पब्लिक स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, तो वो भी अच्छी तरीके से चल सकता है। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल पे। अ क्लास नियर अ कंस्ट्रक्शन साइट विल हैव अ पुअर स्टूडेंट अटेंशन स्पैन। अब मैंने ये बोला था कि फिजिकल वाले में आ गया इसका एग्जाम्पल कि एक क्लासरूम जो है कंस्ट्रक्शन साइट के पास है। कंस्ट्रक्शन साइट का मतलब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, ड्रिलिंग मशीन चल रही है, क्रेन चल रही है, मजदूर काम कर रहे हैं, तो क्या होगा वहाँ पे आवाज आएगी, शोर शराबा बहुत ज्यादा होगा। तो वहाँ के पुअर क्या वहाँ पे जो स्टूडेंट का अटेंशन क्या होगा, बहुत ही पुअर होगा। अगर वो चाह के भी अपना अटेंशन गेन करना चाहे तब भी वो नहीं करे, लेकिन उनका अटेंशन बहुत ही पुअर होगा। तो ये इसका एग्जाम्पल था। ठीक है, कि आपका फिजिकल एस्पेक्ट क्या है, जो मैंने कहा था फिजिकल एस्पेक्ट ये। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल फैक्टर। कि इंस्ट्रक्शनल फैक्टर्स क्या होते हैं, टीचिंग मेथड, कि भाई आप अपने स्टूडेंट को कौन से टीचिंग मेथड से पढ़ा रहे हो, कैसे आप डिलीवर कर रहे हो, लेक्चर, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन। अब देखिए इसमें है ना कोई भी अच्छा या कोई भी बुरा नहीं है, देखा जाए तो कोई सा भी मेथड अच्छा या बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे लेक्चर मेथड जरूरी होता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे डिस्कशन मेथड जरूरी होता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे डिमोन्स्ट्रेशन मेथड जरूरी होता है। लेकिन हमें ये जानना बहुत जरूरी है एज अ टीचर कि कौन सा मेथड कौन से सब्जेक्ट के लिए जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। इसका फैसला टीचर को करना चाहिए, इसका चुनाव टीचर को करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे लेक्चर मेथड चलता है। आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे लेक्चर मेथड चलता है, स्टूडेंट बैठ रहे होते हैं और टीचर लेक्चर दे रहा होता है। कहीं आपने टीचर्स की वीडियो देखी हो तो वो पता नहीं अलग ही लेवल पे कहानियां बताने लग जाती है क्योंकि वो लेक्चर दे रहे हैं। उसके बाद आता है डिस्कशन मेथड, कि स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करना। उसमें क्या होता है कि आप एज अ टीचर वहाँ पे एक वो लेके गए, एक कोई प्रॉब्लम लेके गए। ठीक है, उस प्रॉब्लम को फिर स्टूडेंट को दिया, उसने डिस्कस किया कि भाई ये ऐसे क्यों होगा, और बच्चे ने जो आंसर निकाला उससे आप फिर ये पूछो कि जो अब तुमने निकाला कैसे निकाला, इसकी जगह कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता था, नहीं हो सकता था, या सिर्फ यही रहेगा। तो वो डिस्कशन मेथड हो गया, मैथ्स में हो गया, जो न्यूमेरिक सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें काम आता है। डिमोन्स्ट्रेशन, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड किस में काम आएगा, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड काम आता है उन सब्जेक्ट्स में जहाँ पे काइनेस्थेटिक वाला जो लर्निंग स्टाइल था वो यूज होता है। जैसे आपका हो गया कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिर्फ में कोड पे लिखवा के नोट्स बना के तो सिखा नहीं सकता, कंप्यूटर के साथ वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना ही पड़ेगा कि बच्चा कंट्रोल वी से क्या होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल पी इससे क्या होता है, बैक स्पेस से क्या होता है, अंडू करने के लिए क्या करना होता है, इस करने के लिए क्या करना होता है, वो उसे पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देना होगा मुझे। केमिकल लैब में जाके, साइंस लैब में जाके केमिकल्स को आपस में जोड़ के मुझे उसे डेमोन्स्ट्रेशन देना होगा, तभी स्टूडेंट सीख पाएगा, ना कि नोट्स से। तो डिमोन्स्ट्रेशन मेथड लगेगा। तो हर सब्जेक्ट का चुनाव करना कि किस सब्जेक्ट में कौन सा मेथड लगेगा, ये टीचर के ऊपर होता है, जो अफेक्ट करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। नेक्स्ट आता है लेसन प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। अब लेसन प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है कि किसी लेसन पे बहुत ही ज्यादा टाइम लगा दिया कि बाकी उसके लिए लेसन्स के लिए टाइम ही नहीं बचा, तो लेसन प्लानिंग भी कहीं नहीं आना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट भी कहीं नहीं आना चाहिए कि हर चैप्टर पे, हर लेसन पे कितना कितना टाइम गिवन करना है। नेक्स्ट आता है करिकुलम अलाइन एंड सिलेबस लोड। ठीक है, कि कुछ स्टूडेंट पे है ना करिकुलम को अलाइन करने के लिए और सिलेबस का लोड बहुत ज़्यादा दे देते हैं टीचर्स के ऊपर भी और स्टूडेंट के ऊपर, कि आज ये खत्म, इस टाइम पे खत्म होना चाहिए, यूनिट टेस्ट होगा, तो वो लोड भी होता है, वो भी टीचिंग लर्निंग उसको अफेक्ट करता है, फिर बच्चे पे लोड हो जाता है साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट आता है एवोल्यूशन सिस्टम, फॉर्मेटिव और सबमेटिव, ये सबने देखा होगा, फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव दोनों तरह के होते हैं, एक फॉर्मेटिव एक सबमेटिव, कि तो कौन सा आप ज्यादा जिस पे जोर दे रहे हो ये भी अफेक्ट करेगा। फॉर्मेटिव हो गया आपका और सबमेटिव हो गया। एग्जांपल
अ लेक्चर ओनली क्लास विल बोर काइनेस्थेटिक लर्नर। जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया, एक काइनेस्थेटिक लर्नर है। मैंने पिछली वीए के स्टूडेंट होते हैं, विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक। जो काइनेस्थेटिक वाले जिन्हें करके पसंद है, किसी चीज को, काम को करके उसका नॉलेज लेना पसंद है, वो होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स। जिनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पसंद है, जिनको एक्टिविटी करके लर्निंग को लेना पसंद है, वो होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर। तो वो क्या होगा, वो लेक्चर वाली क्लास में क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, सिर्फ जहाँ पे लेक्चर होगा। इसलिए मैंने कहा कि टीचर को पता होना चाहिए कि कहाँ पे लेक्चर देना है, कितना देना है, और कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना है कौन सी क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मतलब एक पूरी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कितने टाइम में पढ़ना है, जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। नेक्स्ट आता है क्लासरूम डिस्कशन। क्लासरूम में डिस्कस होना चाहिए, हर टॉपिक डिस्कस होना चाहिए, जिससे एक अफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मेथड बनेगा, जिससे एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी। स्मॉल ग्रुप, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि जो बाकी कंट्रीज होते हैं वहाँ पे क्लास नहीं होते, ग्रुप्स होते हैं, वो एक टीचर अपॉइंट होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे स्मॉल ग्रुप वर्क देने का भी प्रावधान है कि बच्चों को स्मॉल ग्रुप वर्क देना चाहिए, जिससे बच्चे आपस में काम करके सीखें। ठीक है, उससे इससे क्या होगा, एक सोशल कोलैबोरेशन भी बढ़ेगा। बच्चों को आपस में कोलैबोरेट करना भी आए, कि जब वो बाहर निकले तो समाज के साथ कैसे कोलैबोरेट करना है। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग शब्द दूसरा है, लेकिन हमने दिखाया था कि जब टीचर और बच्चे की क्या हो, एंगेजमेंट हो, वो होते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। कि बच्चा भी टीचर से सवाल पूछ रहा है, और टीचर भी बच्चे से सवाल पूछ रहा है, दोनों एक साथ उस क्वेश्चन को, उस लर्निंग आउटकम के लिए एक दूसरे से कोऑपरेशन कर रहे हैं, एंगेजमेंट है दोनों की। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन दे दिए बच्चे को, बताओ कि इसमें, और अल्टरनेटिव पूछा। ठीक है, स्टूडेंट रिसर्च बच्चों को रिसर्च दे दी करने के लिए, कि आप ये करके लो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हमें बोल दिया जाता था कि है ना, कौन कौन सी दाल है, उन दालों का नाम याद करके उन दालों को उसी ऑर्डर में चिपकाना है। ठीक है, परफॉर्मेंस एक्टिविटी, ये किन के लिए, काइनेस्थेटिक वालों के लिए। काइनेस्थेटिक वालों के लिए कि परफॉर्मेंस एक्टिविटी करवा के और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है। तो ये क्या है, इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज है, जिनसे टीचिंग लर्निंग आउटकम को अच्छे तरीके से लिया जा सके। नेक्स्ट चलते हैं, यूज ऑफ आईसीटी एंड मीडिया। पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था कि जो टेक है, जो नया टेक है, उसको यूज करना आना चाहिए, उसे क्लास में यूज करना चाहिए। जैसे स्मार्ट बोर्ड हो गया आपका, और बच्चों को उसके द्वारा पढ़ाना चाहिए। तो यूज ऑफ आईसीटी एंड मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हो गया, यूज ऑफ स्मार्ट बोर्ड्स, एनिमेशन, वीडियोस, एजुकेशनल ऐप, जो मैंने बताया था कि आजकल शॉर्ट्स आ गए हैं उस पे, कि बच्चों को उस पे, बच्चों को क्या, सभी को वो एनिमेशन के उससे बता देते हैं कि कैसे होगा। जैसे डाइजेशन है, तो पूरा एनिमेशन दिखा देगा कि हमने कुछ खाना खाया, वो यहाँ से पेट में गया है इस नली के द्वारा, फिर एसिड, तो वो 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट की वीडियो में आपको पूरा डाइजेशन वो समझ में आ जाता है। तो वो चीज़ें बहुत इफेक्टिव होती है। बेनिफिट, बेटर क्लियरिटी होती है, इससे हायर एंगेजमेंट होती है, क्योंकि आजकल टैब में पढ़ना और फोन में पढ़ना इसे बहुत ही कूल माना जाता है। हमने देखा बहुत ही कूल माना है, लैपटॉप पे लेके कोई बैठा है तो यानी पढ़ ही रहा होगा, तो बहुत ही कूल माना है। लेकिन ये एक हाई एंगेजमेंट भी आती है, कि अच्छा लगता है बच्चों को वीडियो देखना एजुकेशनल, उसमें तो ये एजुकेशनल वे में बहुत अच्छी तरीके से काम आ सकती है। ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग वर्सेस, तो ऊपर आ गया चैलेंजेस, लैक ऑफ डिवाइसेस, टेक्निकल इशू, डिजिटल डिवाइड। ये क्या है, अब इसके चैलेंजेस क्या है, मैंने बता दिया यूज ऑफ स्मार्ट बोर्ड, इसके बेनिफिट बता दिया कि बेटर क्लैरिटी रहती है, क्योंकि एनिमेशन के द्वारा समझाया जाता है, हायर एंगेजमेंट रहती है। अब इसके चैलेंजेस क्या, लैक ऑफ डिवाइसेस, हर बच्चे, मैंने कहा था, अब पिछले हमने पढ़ा था कि
सोशो कल्चर अलग-अलग होते हैं कि कोई बहुत ही पिछड़े ग्रामीण इलाके से आया है, गाँव देहात से आया हो तो बेचारे के पास लैक ऑफ डिवाइसेज़ होंगे, डिवाइस नहीं होगा वो कैसे करेगा? टेक्निकल इश्यू कि हाई किसी के पास अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है भी तो उसे चलाना नहीं आता। डिजिटल डिवाइड, तो ये क्या कहता है डिजिटल डिवाइड कर देता है कि बच्चों को कुछ बच्चों को आदत लग जाती है सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने की, वो ऑफलाइन टीचर से कभी नहीं पढ़ पाते फिर। तो एक डिजिटल डिवाइड आ जाता है कि ऑफलाइन पढ़ने वाले और ऑनलाइन पढ़ने वाले, ठीक है। ऑनलाइन टीचिंग वर्सेस ट्रेडिशनल इमिटेशन, ठीक है। ये आ गया डिजिटल डिवाइड का एक एग्जांपल, ये समझ लो कि ऑनलाइन टीचिंग वर्सेस ट्रेडिशनल इमिटेशन। ट्रेडिशनल इमिटेशन मतलब यहाँ पे ये दिया गया, ट्रेडिशनल इमिटेशन मतलब जो पुराने टाइम से चला जा रहा है उसी को इमिटेट करना था, लेक्चर मेथड हो गया, वो क्या बोलते हैं उसे, आपका जो यूनिट टेस्ट हो गया, एग्जाम्स हो गया, वो हो गया ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एग्जांपल इसका है, अ वीडियो ऑन ह्यूमन हार्ट एक्सप्लेन बेटर देन अ चॉक डायग्राम। हाँ, एक ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, एक ह्यूमन हार्ट का वीडियो कि ह्यूमन हार्ट कैसे, जैसे मैंने बताया था कि ये कैसे खाना खाना कैसे पचता है, इसकी वीडियो दिखाते हैं कि खाना गया उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एनिमेशन के द्वारा समझाया जाता है, तो बहुत ही इफेक्ट होता है, बच्चे को अच्छा भी लगता है देखने में। तो वैसे एक ह्यूमन हार्ट का डायग्राम जो बुक में होता है और टीचर जो बोर्ड से ब्लैक बोर्ड पर चौक से बना देता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा या एक वीडियो ऑफ ह्यूमन हार्ट, एक एनिमेटेड वीडियो, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी? ऑब्वियस सी बात है ये इफेक्टिव होगी, क्योंकि इसमें पूरा एनिमेशन आ रहा है, बच्चे को अच्छा भी लग रहा है देखने में, वो पूरी नॉलेज भी गेन कर रहा है कि कैसे हार्ट कैसे पंप करता है। और यहाँ पे सिर्फ मैं क्या करूँगा, एक डायग्राम बना दूंगा हार्ट का, वैसे ये हार्ट नहीं होता, ये गलत है, एक हार्ट का डायग्राम बना दूंगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है या फिर एक पूरी की पूरी वीडियो, एक एनिमेटेड वीडियो जो चल रही है वो ज़्यादा इफेक्टिव है? तो यस, एनिमेटेड ज़्यादा वीडियो इफेक्टिव है ह्यूमन हार्ट को समझने के लिए। ये देखिए, ठीक है। अब ये बच्चा यहाँ पे, अब ब्लैक बोर्ड की जगह टीचर किस पे समझाइए, किस पे समझा रही है, तो इस पे बच्चे को एक तरीके से खेलना भी मिल गया कि यार मैं खेल नहीं रहा, मैं खेल रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। अब इसी की जगह मान लो ब्लैक बोर्ड होता, तो बच्चा इतना इफेक्टिव तरीके से उसे नहीं समझ पाता, वो इसे काम समझ लेता, बर्डन समझ लेता कि यार मेरे को ब्लैक बोर्ड पे जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, इफेक्टिव तरीके से उसे देख रहा है, ठीक है, उसके साथ एंगेजमेंट दे रहा है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ आईसीटी एंड मीडिया टूल्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं, अ क्लास विद नो फैन इन जून, लर्निंग क्वालिटी ड्रॉप। जून में क्लासरूम में फैन ही नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे, पसीना पसीना हो जाएंगे, तो क्या अपना कंसंट्रेशन वो क्लास में दे पाएंगे? नहीं, तो लर्निंग क्वालिटी ड्रॉप। आ स्टूडेंट यूजिंग मोबाइल हॉटस्पॉट लैग बिहाइंड ऑनलाइन क्लास। आ स्टूडेंट यूजिंग मोबाइल हॉटस्पॉट लैग्स बिहाइंड इन ऑनलाइन क्लास। एक हॉटस्पॉट से क्लास लिया लेकिन लैग कर गया, जैसे मैंने बताया था उसके, जो मैंने इसके ये बताए थे डिमेरिट्स, बेनिफिट और चैलेंजेस लैक ऑफ डिवाइसेस वाले, इसमें आ गया ये एग्जांपल। A teacher who uses real life stories keep student more engaged. A teacher, जो एक टीचर है, वो रियल लाइफ स्टोरीज बता के बच्चों को क्लास में एंगेज करता है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं तो बच्चे एंगेज भी होते हैं और बोर नहीं होते, ठीक है। क्लास हेल्ड नियर नोइजी हॉल, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, ये भी नीचे गिर जाएगा, यहाँ का आउटकम ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, स्टोरी बता के स्टूडेंट्स को एंगेज कर रहा है क्लास में, और बच्चे एंगेज हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है, क्लास हेल्ड नियर अ नॉइसी हॉलवे इक्वल टू कांस्टेंट डिसरप्शन। कांस्टेंट डिसरप्शन होगा तो इसका भी टीचिंग आउटकम क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, डाउन चला जाएगा। तो इसका आंसर होगा टीचिंग सेंस इक्वल टू कंटेंट प्लस कंटेक्स्ट। कंटेंट मतलब कि आप क्या पढ़ा रहे हो, और कॉन्टेक्स्ट मतलब कैसे पढ़ा रहे हो। इसका आंसर निकलता है व्हाट टू टीच
हाउ टू टीच एंड होम टू टीच, कि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और किसे पढ़ाना है। अब बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि भाई किसे पढ़ाना है, स्टूडेंट को ही पढ़ाओगे आप। नहीं, हमारे स्टूडेंट कैसा है जिसे हम पढ़ा रहे हैं, VAK, विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक स्टूडेंट, कौन सा लर्निंग स्टाइल में वो कंफर्ट है सबसे ज़्यादा, कौन सा लर्निंग स्टाइल उसके लिए इफेक्टिव रहेगा। तो ये रहेगा टीचिंग सक्सेस कब होगा, जब कंटेंट एंड कंटेक्स्ट होगा इक्वल टू कंटेंट प्लस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रेटजीज टू ओवरकम टीचिंग बैरियर। क्या स्ट्रेटजी है, बी फ्लेक्सिबल इन क्लास, सॉरी लेसन डिलीवरी एंड टाइमिंग। फ्लेक्सिबल रहना चाहिए लेसन डिलीवरी के, नहीं मुझे तो आज ही खत्म करना है या फिर मुझे लंबा खींचना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्ड रैपॉर्ट विद स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड इमोशनल स्टेट, जो स्टूडेंट है उसके साथ एक रिलेशन बनाना, उसकी इमोशनल स्टेट को समझना, एक रैपो बनाना, ताकि बच्चा आपसे डरे नहीं, आपसे खुल के बात कर पाए। यूज स्टोरी टेलिंग, विजुअल एग्जांपल फॉर एंगेजमेंट, ऑलवेज कई एक्स्ट्रा एड्स, व्हाइट बोर्ड मार्कर, प्रिंटेड हैंडआउट्स, एडजस्ट पीस ऑफ क्लास बेस्ड ऑन रियल टाइम फीडबैक। क्लास का पीस, यहाँ पे पीस का मतलब क्या है, बेस्ड ऑन रियल टाइम फीडबैक। जैसे बच्चे को समझ में नहीं आया, जैसे मैंने कहा था रिजिड होना चाहिए, स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो बार बार पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है, पेस, यही पेस है कि अपनी क्लास का पेस, यानी पेस मतलब स्पीड। ठीक है, किस स्पीड से आप कर रहे हो कि कोई पीछे ना छूट जाए। फीडबैक, यहाँ पे ये है कि बच्चे से हमने फीडबैक लिया और एक दो बच्चों को समझ नहीं आया, तो ये नहीं कि हम आगे बढ़ जाए स्पीड में, नहीं, सबको साथ में लेके चलना है। तो दीज आर द स्ट्रेटजीज टू ओवरकम टीचिंग बैरियर्स। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म होती है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए